हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो डीएनए के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन टाइप्स की थी। आज हम बात करेंगे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल को के रूप में प्रूव करने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं या कौन से हमारे पास ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए सभी प्लांट्स, एनिमल, कुछ वायरसेस तथा प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। यूकैरियोट्स में यह कुछ प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल डीएनए स्ट्रैंड पाया जाता है तथा किसी प्रकार के एसोसिएटेड प्रोटीन इसमें कोई नहीं पाई जाती है। डीएनए मेनली क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि में भी पाया जाता है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एविडेंसेस आती हैं वो माइक्रोब्स पर स्टडी करके ही प्राप्त हुई। और ये जो तीनों मेथड हैं जो बैक्टीरियल के रिकॉम्बिनेशन के हैं, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके द्वारा ये प्रूफ होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पहला मेथड पढ़ेंगे कंजुगेशन। लीडर तथा टॉटन ने 1947 में इकोलाई बैक्टीरियम ने सबसे पहले इस प्रकार का जेनेटिक ट्रांसफ़र रिपोर्ट किया। इन्होंने इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन एफ पॉजिटिव, जिसे मेल कहते हैं, तथा एफ नेगेटिव फीमेल को लेकर किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एफ पॉजिटिव का एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके दो कॉपी बनाता है, साथ ही साथ एफ पॉजिटिव के एक या एक से अधिक सेक्स पीरियड से वो एफ नेगेटिव से अटैच हो जाता है। एफ पॉजिटिव तथा एफ नेगेटिव के बीच एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। अंत में एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड की कॉपी कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से एफ माइनस में चली जाती है। इस प्रकार एफ माइनस भी एफ पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मिड कभी मेन क्रोमोसोम से मिलकर एपिसोम बनाता है और इस प्रकार के मेल बैक्टीरियम को एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया की अपेक्षा बहुत तेज़ी से कंजुगेट करते हुए पाया है। तो इसलिए इसको HFR कहा, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन नाम दिया गया। देखिए कैसे डायग्रामेटिकली इसको कहते हैं, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार डायग्रामेटिकली हम देखें कि कंजुगेशन का प्रोसेस होता है और डीएनए दूसरी सेल में जाकर ट्रांसफ़र होकर एक तो अपना कॉपी प्रिपेयर करना अपने आप में जेनेटिक मटेरियल को शो करता है, फिर ट्रांसफ़र होना नेक्स्ट जनरेशन में, और फिर करेक्टर कंट्रोल करना। तीनों ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो जेनेटिक मटेरियल के लिए होती हैं। जिस प्रकार देखिए ये दो सेल पास में आती हैं, एक पॉजिटिव एक में है, एक में नहीं है, एफ फैक्टर है, एक में नहीं है। ये देखिए फिर इसकी कॉपी हुई, ये डबल हो गया। डबल होने के बाद कहते हैं इनके बीच एक ट्यूब का निर्माण हुआ और इस ट्यूब से ये जो है वो ट्रांसफ़र हो गया और दोनों ही सेल एफ पॉजिटिव हो जाती हैं। यानी कि एफ पॉजिटिव जो एफ प्लाज्मिड है, जो डीएनए है, उसने एफ नेगेटिव में पहुंचकर उसे पॉजिटिव करके उसके करेक्टर को चेंज कर। ऐसा ही दूसरा एक्सपेरिमेंट जो बैक्टीरिया पर था वो ट्रांसफॉर्मेशन है। इस प्रकार का जेनेटिक ट्रांसफ़र ग्रिफिथ 1928 द्वारा डिप्लोकोकस निमोनियाई नामक बैक्टीरिया में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने इस बैक्टीरिया के दो टाइप लिए, तो डिप्लोकोकस निमोनिया की जो दो टाइप, एक तो आर सेकंड थी, एक एस थर्ड थी। आर सेकंड जो थी वो कल्चर में रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करती है, नॉन पैथोजेनिक थी, नॉन कैप्सुलेटेड थी। ये स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करती है, पैथोजेनिक थी और कैप्सुलेटेड थी। ग्रिफिथ ने उपरोक्त दोनों टाइप के बैक्टीरिया व रैट्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिनका डिस्क्रिप्शन निम्न है। उन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आर सेकंड व एस थर्ड का लिविंग सस्पेंशन लेकर कुछ अलग अलग चूहों में लगाया और उन्होंने पाया कि जिन रैट्स में आर सेकंड इंजेक्ट किया गया था वह अनइफेक्टेड रहे, क्योंकि वो नॉन पैथोजेनिक था इसलिए अनइफेक्टेड रहे, जबकि एस थर्ड जिसमें इंजेक्ट किया गया वो उनकी मृत्यु हो गई निमोनिया के कारण, क्योंकि वो डिजीज़ कॉज कर सकता था। इस तरीके से अगर हम इसको एरोवाइज दिखाएं तो देखिए लिविंग सस्पेंशन ऑफ आर सेकंड जो बॉडी में इंजेक्ट किया गया है चूहों की, तो रैट्स अनइफेक्टेड रहते हैं, जबकि एस थर्ड का जो लिविंग सस्पेंशन है उसको इंजेक्ट किया गया
तो रैट्स डाइड ड्यू टू निमोनिया। इन्होंने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में लिविंग एस्थर बैक्टीरिया को बॉयल करके किल कर दिया और इस हीट किल्ड एस्थर सस्पेंशन को उन्होंने कुछ रैट्स की बॉडी में लगाया। जो पैथोजेनिक था उसको हीट किल कर दिया और उसको फिर लगाया, फिर उसको हीट किल करने के बाद लगाया और ऑब्जर्व किया कि कुछ दिनों बाद भी रैट्स अनइफेक्टेड रहते हैं। यानी कि एस्थर को हम यदि आर्टिफिशियल तरीके से नॉन पैथोजेनिक बना लें तो हम कहते हैं वो बीमारी उसकी ख़त्म करने की, जो बीमारी कॉज करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। एस्थर बैक्टीरिया बॉयल करने पर डेड हो चुके थे और हीट किल्ड एस्थर बैक्टीरिया में बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। ऐसे अगर इसको एरो वाइज दिखाएंगे, लिविंग सस्पेंशन लिया एस्थर का, बॉयल टू किल बैक्टीरिया ने बॉयल किल किया, हीट किल सस्पेंशन प्राप्त हुआ। इस हीट किल सस्पेंशन को रैट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया, रैट्स अनइफेक्टेड रहे। इन्होंने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में लिविंग R2 तथा हीट किल्ड S3 के मिक्सचर को रैट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया और ऑब्जर्व किया कि कुछ समय बाद उन रैट्स की मृत्यु हो गई। इन दोनों का जब दोनों नॉन पैथोजेनिक थे तब भी मृत्यु हो गई। इसका कारण क्या था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो ट्रांसफ़र हो रही, करेक्टर चेंज कर रही, उसकी खोज हुई। लिविंग सस्पेंशन ऑफ R2 लिया, हीट किल्ड लिया S3 का, उसको कहते हैं चूहों की बॉडी में इंजेक्ट किया तो रैट्स डाइड टू निमोनिया। जबकि जब दोनों R2 भी नॉन इन्फेक्शियस हो गए हैं और S3 को बनाया था हीट किल करके तब भी इन्फेक्शन हुआ, क्या रहा इसका कारण। और जो डेड रैट्स थे उनकी बॉडी की ऑटोप्सी से भी S3 डेड भी प्राप्त हुआ, S3 लाइव भी प्राप्त हुआ, जबकि S3 लाइव तो कहते हैं वो तो डेड कर चुके थे। ग्रिफिथ को ने R2 की ग्रिफिथ के अनुसार उन्होंने क्या बताया, R2 ने डेड S3 की बॉडी से निकले हुए किसी ऐसे पदार्थ को सोख लिया जिससे उसका करेक्टर ट्रांसफॉर्म करके S3 जैसा हो गया। इस पदार्थ का एग्जैक्ट केमिकल और फिजिकल नेचर जानने में असफल रहने वाला उन्होंने इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखा। जो आज की डेट में हम जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है एक्चुअल में ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है एक्चुअल में वो DNA है। उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्थी ने 1944 में ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर ज्ञात करने के लिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कुछ अन्य तरीके से दोहराया और देखा कि लिविंग R2 ने के कल्चर को S3 के DNA से जो DNA के अधिकांश बैक्टीरिया S3 में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार ये कन्फर्म हुआ कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वास्तव में DNA ही था। इस प्रकार DNA का जेनेटिक मटेरियल के रूप में कन्फर्मेशन हुआ। कैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, उन्होंने जो हीट किल्ड S3 था उसकी सेल्स को फ्रैक्चर्ड करके और सेंट्रीफ्यूज करके उसके जो पार्ट्स थे उनको अलग अलग कर लिया, सेल वॉल को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। इसमें अलग अलग R2 डाला, साइटोप्लाज्म में R2 डाला और न्यूक्लियस में भी R2 डाला। मतलब जो R2 हम टोटल S3 के साथ मिलाकर कर रहे थे, अब उस S3 के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें अलग अलग उनको अलग अलग करके उसमें R2 मिलाकर चूहों में इंजेक्ट करके देखा। तो सेल वॉल और R2 की कंपोजिशन से भी डेड अनइफेक्टेड रहते हैं, यानी कि ऐसा सेल वॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो R2 की नेचर चेंज कर सके। फिर साइटोप्लाज्म से देखा तो साइटोप्लाज्म से भी डेड अनइफेक्टेड है, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसा नहीं है जो R2 की नेचर चेंज कर सके। फिर देखा न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस और R2 के मिक्सचर को जब चूहों में लगाया तो चूहे मर गए निमोनिया के कारण। इसका मतलब न्यूक्लियस में कुछ ऐसा है जो R2 की नेचर को चेंज कर सकता है, जबकि जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक होता है उसका वो केवल DNA का बना होता है। फिर भी कहते हैं अगर हम ये मान के चलें कि न्यूक्लियस उसमें कहते हैं DNA और प्रोटीन में से कौन जो है ऐसा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिव है या जेनेटिक मटेरियल है, तो एवेरी ने इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट लिया। S3 के जो न्यूक्लियस के जो DNA और प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर लिया। एक बार DNA के साथ R2 डालकर देखा और उसमें DNA के साथ R2 मिलाकर देखा और उस सॉल्यूशन में DNAs डाल दिया। तो DNA डालने से क्या हुआ कि DNA डालने से DNA गल गया, अब बचा क्या वहाँ पर प्रोटीन।
और इसलिए कोई वायरुलेंसी नहीं आई, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। एक बार इसी प्रकार उन्होंने प्रोटीनेज डाल के देखा, 8 सेकंड में मिलाया और प्रोटीनेज डाल के देखा, तो जो प्रोटीनेज जो प्रोटीन को गला देता है तो क्या बचा वहाँ डीएनए, और डीएनए जो बचता है वो डीएनए फिर इन्फेक्शन कॉज होता है, इनकी वायलेंसी आती है। इसका मतलब जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाकर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इस प्रकार कहते हैं बायोलॉजी के इतिहास में पहली बार ये प्रूफ हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका जो तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में कन्फर्मेशन का एक और महत्वपूर्ण कार्य हर्शी चेज द्वारा 1959 में किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ई कोलाई को होस्ट वेक्टर के रूप में यूज़ किया और S35 और P32 रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया, और अंत में अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में कन्फर्म किया। उन्होंने ई कोलाई को अलग अलग कल्चर मीडिया में ग्रो किया, जिसमें क्रमशः S35 और P32 आइसोटोप्स डाले गए थे। जो P कंपोनेंट है वो है डीएनए का, S जो है वो प्रोटीन का है। मीडिया में उत्पन्न हुए ई कोलाई में क्रमशः S35 और P32 इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इसके बाद अब इन बैक्टीरिया को उन्होंने T2 से इन्फेक्ट कराया और प्रोजनी फेज में नॉर्मल मीडियम में ग्रोथ किए जाने वाले ई कोलाई से इन्फेक्ट करा दिया। इनोकुलेशन के कुछ समय बाद वार्नर ब्लेंडर की सहायता से उन्होंने इतनी तेज़ी से वाइब्रेट किया उस मीडियम को, जो फेज कैप्सिड थे और इन्फेक्टेड जो होस्ट बैक्टीरिया से अलग अलग हो गए। जो फेज पार्टिकल्स थे और डीएनए थे वो अलग अलग हो गए। इसके बाद दोनों के फेज को इससे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की रेडियो ऑटोग्राफी करने से की। रेडियो एक्टिविटी केवल उन्हीं बैक्टीरिया में पाई गई जो पी कंटेन फेज से इन्फेक्टेड थे, यानी कि जिसमें मेन वाला डीएनए था। इससे क्लियर हुआ कि फेज इन्फेक्शन द्वारा केवल फेज का डीएनए होस्ट में एंटर करके मल्टीप्लाई करता है। जो मल्टीप्लाई करता है, कैरेक्टर चेंज करता है, वही क्या है, वही जेनेटिक मटेरियल है। जबकि और क्योंकि जो P32 होता है वो केवल डीएनए में पाया जाता है, कैप्सिड में नहीं। इस प्रकार जैसे बैक्टीरियोफाज दिया, ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया, फिर इसके कंपोनेंट्स हुई, कंपोनेंट की सिंथेसिस हुई, इन सब की असेंबली हुई, असेंबली होने के बाद लाइसिस हुई और बैक्टीरियोफाज निकले। तो इन बैक्टीरियोफाज में के जो डीएनए थे वो P32 से ले हुए थे। इसका मतलब जो P32 है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और नए फास्ट कंपोनेंट्स बना रहा है। इस प्रकार ये प्रूफ होता है, 3 एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है।